ओके। हे गाइस, मोहित चौधरी दिस साइड। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स की स्ट्रेटजी जो आपके सभी एसएससी एग्जाम को कवर कर लेगी कॉम्प्रिहेंसिवली। चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो एमटीएस हो। तो आप इसको देख के एक रफ आइडिया अपना बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये ब्लाइंडली फॉलो करनी है, आपको बाकी टॉपर्स की भी वीडियो देख के एक रफ आइडिया लेना है और अपनी एक अलग स्ट्रेटजी बनानी है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी, सबका अपना अपना वीक पॉइंट होता है, किसी का कोई स्ट्रांग पॉइंट होता है। तो ये मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, तो आपको ये अपने हिसाब से करनी है, ठीक है, मॉडिफाई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो आपका रहेगा कोचिंग और नो कोचिंग। कोचिंग का अगर मैं पहले रूल बता दूँ, कोचिंग की नीड किसको होती है। अगर आप एक एवरेज है या बिलो एवरेज है तो आपको कोचिंग की नीड होती है। कोचिंग का फ़ायदा एक सिंपल सा होता है कि आपका एक सिलेबस खत्म हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिवली, आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रह जाती है कि क्या क्या टिप्स होगी, कहाँ पे कौन से ट्रिक्स लगनी है, कौन से फॉर्मूले लगने हैं। क्योंकि अगर जब आप सेल्फ करते हैं तो आपको बहुत ही हार्डवर्क पुट करना पड़ता है, और वो हार्डवर्क आप पुट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप अगर कोई पीवाईक्यू वाली किताब को भी रेफर करेंगे तो जब आप उसके आप पीछे सॉल्यूशन देखते हैं, जब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आपको वो सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो डिटेल्ड में नहीं दिया होता। और अगर दिया भी होता है तो वो ट्रेडिशनल मेथड से दिया होता है, एक्स और वाई की अप्रोच से। तो वो एग्जाम में फिजिबल नहीं होती कि हम लोग एक्स वाई की अप्रोच करें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो हमें स्पीडीली सॉल्व करना पड़ता है। तो कोचिंग का तो यही है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, और आप बाद में जब आप कोचिंग के बाद करेंगे पीवाईक्यू तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, एक एक घंटे में 100 सवाल कर सकते हैं। तो ये कोचिंग का मेन रोल होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप अपना लेवल देख सकते हैं कि नीड है कि नहीं है। और जैसे कि अगर कोई पहले कोचिंग ले चुका है, किसी अच्छे टीचर से पढ़ा है, तो उसको वापस लेने की कोई नीड नहीं है। उसको सिर्फ अपने पहले वाले कोचिंग के नोट्स, जो जो कॉन्सेप्ट सर ने बताए थे पहले, उन पे रिवीजन, उस पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी नई कोचिंग की तरफ भागना चाहिए। तो ये आपके ऊपर, आप कोचिंग ले या ना ले, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सारे के सारे टीचर बढ़िया, किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ भी कर सकते हैं, पर सेल्फ में हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत अच्छा खासा माइंड चाहिए, कि बीइंग बहुत अच्छा माइंड चाहिए, तब जाके आप सेल्फ कर सकते हैं। और मैथ्स के सवाल इतने, देखो अभी तो हार्ड भी नहीं आ रहे हैं, नॉर्मली सवाल आ रहे हैं जितने आपने देखे होंगे प्री और मेंस में। पर ये एसएससी है, एसएससी कब क्या कर दे तो आप कुछ कह नहीं सकते। ऐसी श्योरिटी नहीं है कि इस बार भी मैथ्स का पेपर नॉर्मली आएगा, बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि अगर मैथ्स का लेवल हार्ड भी आ गया तो भी आप उसको आराम से टैकल कर लें। तो यहाँ पे कोचिंग का रोल थोड़ा रहता है, बाकी आपके ऊपर है। फिर आए सोर्सेज। देखो सोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे, पहला तो मेरी जो क्लास शीट्स थी, जो मेरे को शीट्स मिलेगी, मैंने पहले उसी को मल्टीपल टाइम सॉल्व करा। अराउंड 6 to 7 टाइम्स मैंने उसी को बार 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 रिपीटेड फॉर्म में लगाया। तो उससे क्या हुआ, एक दिमाग में एक बैठ जाता है तरीका। क्योंकि एसएससी में क्या होता है, सवाल ज़्यादा रिपीट तो होते नहीं, उसी टाइप के आते हैं, बट डेटा चेंज होता है। तो दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि माइंड की सवाल देखते ही सीधा क्लिक करे कि हाँ ऐसे ही सॉल्व होगा डायरेक्ट। और उसके बाद जो मेरे सेल्फ मेड नोट्स थे, जो मैंने खुद ने बना रखे थे गगन सर के, मैंने उसी को मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था। तो अगर आपके पास नोट्स, आप चाहो तो जो सेल्फ कर रहा है वो खरीद भी सकता है, मार्केट में बहुत से क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, उसको एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकता है। तो ये सब कर लोगे, जब आप क्लास शीट्स लगा लोगे, ये लगा लोगे, तो जब आप टीसीएस के क्वेश्चन लगाओगे ना पीवाईक्यू बेस्ड लास्ट 5 ईयर के 2018 ऑनवर्ड्स, तो आप इजीली गो थ्रू हो जाएंगे। कि जब आप 100 सवाल लगाओगे ना, तो 100 में से गिनती के 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, 5 to 6 क्वेश्चन होंगे डेट यू वर नॉट बी एबल टू सॉल्व। उनको मार्क कर लेना है, उनके सॉल्यूशन देखना है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक। आप मॉक दोगे, जैसे आपका 50-60% सिलेबस हो जाएगा, तब आप मॉक देना स्टार्ट करोगे। तो मॉक में कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, कोई भी अलजेब्रा का आ गया, ट्रिगो का आ गया, या फिर कोई सेक्शनल मॉक में आ गया, तो उनको अलग से कॉपी में नोट करना है कि यहाँ पे क्या आपकी कमियां रही थी, आपके कॉन्सेप्ट्स वीक थे, या कोई नया क्वेश्चन है, नया पैटर्न, इनको नोट करना है, ताकि ये आपके लिए लास्ट में बहुत फायदेमंद रहेगा। जब आप लास्ट में एग्जाम के 15-20 दिन पहले, तो रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तो ये फायदा रहता है मॉक के क्वेश्चन को नोट करना, एक अलग से सेपरेट कॉपी ले लेना 30-40 रुपए की, उसमें नोट कर लेना, ताकि मैं तो नोट किया करता था। और फिर देखो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जो मतलब है मैथ्स के अंदर। मैथ्स के ऊपर पहला तो अरिथमेटिक है ही, दूसरा एडवांस है, तीसरा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का ही बहुत बड़ा रोल है, तो जो अभी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो देखो कैलकुलेशन का तो यही है कि जो बेसिक है कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 to 30 तक के।
जो मैंने अच्छे से याद किए थे 1 to 30 तक के। तो आपको क्या करना है, जो आपकी नोट्स वाली कॉपी है जिसमें भी आप मैथ्स करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके लास्ट पेज पे स्क्वायर लिख लीजिए पूरे 1 to 30, पूरे 1 to 30 तक। ये याद करने में ज़्यादा टाइम मिलेगा, धीरे 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 जैसे जैसे आप यूज में आओगे ना क्वेश्चंस के, तो आपको याद हो जाएंगे। फिर आपको क्यूब्स भी याद करने, क्यूब्स मेरे को 1 to 20 तक याद थे, बाकी नॉर्मल 21 और 22 के भी याद हो जाते हैं, जैसे जैसे मैंने सीआई में यूज़ लिए थे तो याद हो जाएंगे। और टेबल्स आपको 20 तक तो आनी ही चाहिए टेबल, तो 10 तक तो सबको आती है, पर ऐसा लाइक 19 की टेबल या 18 की टेबल एकदम अच्छे से आनी चाहिए आपको, रिलीजियसली की माइंड में चलती रहे। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी कैलकुलेशन की। और फिर आता है आपको डेली 15 मिनट कैलकुलेशन क्विज लगानी है। कैलकुलेशन क्विज लगा सकते हो आप, पंडित वाले ग्रुप में आती है, उससे लगा सकते हो कैलकुलेशन क्विज। या फिर आप डेली 15 मिनट कोई भी ऐप डाउनलोड कर ले, मैथ्स वर्कआउट हो गया, ऐसे और भी ऐप है, कोई भी फोन में डाउनलोड कर लें और डेली 15 to 20 मिनट्स दें। उसमें डायरेक्ट आता है ऐसे बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या आपके हैबिट में रहेगा, क्योंकि एग्जाम में हर बार ट्रिक्स काम नहीं आती या टिप्स काम नहीं आती, कभी कभी नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड को भी आपको आना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो आप डरे नहीं कि यार ये क्या आ गया इसमें, क्योंकि हर जगह टिप्स काम नहीं आएगी ना, तो आपके हैबिट में होना चाहिए कैलकुलेशन भी। तो डेली 15 to 20 मिनट्स मोर देन इनफ है। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा, अराउंड 1 महीना लगेगा। 1 महीने बाद आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी आपके अंदर कि कैसे इंप्रूव हो रहा है। और फिर है अरिथमेटिक। देखो अरिथमेटिक और ये जो एडवांस के है ना, ये घर जाके एक वाइट पेपर पे ऐसे टॉपिक्स लिख लेना लाइन से कि अरिथमेटिक के, जैसे मैंने लिख रखे थे एक वाइट पेपर पे कि अरिथमेटिक के टॉपिक्स ये हैं, एडवांस के ये हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसी है। ये क्या है, इससे ऐसे लिख लेने से क्या आपको एक रफ आइडिया रहता है कि आपने कितनी बार ये टॉपिक कर लिया। जैसे मैं टिक कर लेता था कि परसेंटेज की मैंने शीट्स लगाई, तो मैं उस पर आगे टिक कर दूंगा कि हाँ भाई 1 बार हो गया, 1 टाइम हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की 1 टाइम। इससे क्या एक रहता है कि हाँ मैं इतनी बार लगा चुका हूँ ये, तो ये रहेगा, तो आपको एक पता रहेगा आपकी तैयारी में कि आप मैथ्स में कहाँ तक चल रहे हैं। तो ये एक नोट कर लेना है आपको, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई जो भी है ये। और बाकी आपको पता ही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आपको पीवाईक्यू पे फोकस भी करना है पूरा, जो भी सेल्फ कर रहे हैं पूरे टीसीएस बेस पूरे पीवाईक्यू लगाने मल्टीपल टाइम, और क्वेश्चंस को मार्क कर लेना उसी बुक में। और जिनके पास शीट्स है उनको तो डेली डेली शीट्स लगानी ही है साथ के साथ ही। कुछ इंपॉर्टेंट टिप, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि रेस का टॉपिक हो गया, बोर्ड स्ट्रीम का हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया, इंस्टॉलमेंट्स हो गया। ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो एग्जाम में जब आता है तो फिर आपको लगता है यार इतना इजी सा क्वेश्चन था, काश मैं पढ़ लेता। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। ये आप ऑलमेट, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, रेस टॉपिक, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि यहाँ से जब सवाल आता है ना, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोगों से नहीं बनता है, 70-80% लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको थोड़ा आगे लेके जाता है बाकी के कंपेयर में। इसके आप अलग से एक कॉपी में ऐसे नोट्स बना सकते हैं जो 5-6 पन्नों में सफाई से हैं, बहुत है उसके लिए। तो ये आप कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब पे ऑनलाइन ब्राउजिंग में टॉपिक लिख दें, कहीं से भी कर लें, कोई ट्रू डिस्काउंट हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये अरिथमेटिक के लिए रहेगा। एडवांस के लिए जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल इतने ज़्यादा हाईफाई नहीं आ रहे हैं जितना मैंने देखा है, मैंने प्रीवियसली भी लगाया। तो मैक्सिमम सवाल यही रहते हैं कि थीटा की वैल्यू 0, 60, 30 पुट करके देखो और रिवर्स इंजीनियरिंग से सॉल्यूशन निकाल लो। ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री पे हार्ड नहीं आ रहे हैं। पर जैसा हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, आपको रेशियो मेथड पता होना चाहिए कि कैसे रेशियो मेथड लगता है, उससे आप कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो सकती है। तो ये आपको देखना है। हाइट एंड डिस्टेंस से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मेंस में भी अब की बात है, एक सवाल तो था ही ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का। फिर है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा पे आपको, एलजेब्रा पे भी देखो ज़्यादा कोई बहुत हार्ड नहीं आ रहा, बेसिक फॉर्मूला आनी चाहिए। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, इनको खोलना आना चाहिए, ओपन करना आना चाहिए। और नॉर्मल एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कुछ दे दी, तो उस तरह वो पूछ रहा है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है। वो धीरे धीरे आपके अंदर आएगा कि एक्स की वैल्यू कैसे पुट करते हैं। एक होता है ना एक कि कहीं पे भी कभी कभी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, एक्स की वैल्यू अज्यूम करो और सिंपल आंसर निकाल लो 0, 1, 2, 3 से। उसी तरह मैक्सिमम लोग उसी तरह सॉल्व करते हैं, मैं भी इसी तरह करता था। तो मैं आपको कुछ अलग चीज़ें नहीं बताऊंगा कि मैंने कुछ अलग ही चीज़ें फॉलो करी, जो नॉर्मल लोग करते हैं वही चीज़ें मैंने फॉलो करी थी। बस अपने सोर्स पे भरोसा रखना है कि ट्रस्ट करो अपने सोर्स पे, अपने टीचर पे कि वो मुझे अच्छा ही पढ़ाएगा।
बस आपको मेहनत में कमी होगी, सिर्फ आपकी मेहनत में कमी होगी। फिर ज्योमेट्री आ गया, ज्योमेट्री के आप देख सकते हो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर पे, या फिर ये लाइन बाइसेक्टर, नॉर्मल नॉर्मल की मीडियन, ऑर्थो सेंटर पे। पहले एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख सकते हो जल्दी खत्म हो जाए, शायद 2 से 3 लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाती है। उसके अंदर लाइक क्वेश्चन आया था इस बार यूनिक सॉल्यूशन, या पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है वैल्यू, ये क्वेश्चन आ रखे थे। और लाइक मेंसुरेशन आ गया, मेंसुरेशन में ज़्यादा सवाल आते हैं 3D से आते हैं, 2D के कम आते हैं। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है कि पहले 3D पे ज़्यादा फोकस रखें फिर 2D पे आए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधभगत की तरह सब कुछ करे जा रहे हैं। स्मार्ट वर्क की बहुत नीड है, जो आपको खुद ही सेग्रीगेट करने पड़ेंगे कि हाँ मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मुझे कैसे कैसे करना है। ये आपके अंदर धीरे धीरे आएगा, तो इसी तरह करना है आपको एडवांस मैथ्स, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप जो मेरे को लग रही है कि इंपॉर्टेंट है, देखो आपको अपनी शीट्स है ना, जो आपके टीचर हैं जो भी, उस पर ट्रस्ट रखना है पूरा का पूरा। ये गेम ही है, लिमिटेड सोर्स ऑफ मैक्सिमम रिवीजन का। आपको अपनी शीट्स पे लगा लेनी है 5 to 7 टाइम्स, जो किसी कोचिंग से कर रहे हैं कहीं से, तो उसको 5 to 7 टाइम्स बार बार अपनी शीट्स लगानी है। उसके बाद वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार जब PYQ लगाएगा ना, तो उससे बहुत इजीली वो गो थ्रू कर लेगा, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बस। और जो सेल्फ कर रहे हैं उनको सिर्फ PYQ पे ज़्यादा फोकस करना है, उनको मल्टीपल टाइम PYQ लगाने हैं। TCS BED 2018 ऑनवर्ड्स की, याद रखना 2018 के बाद के, जब से TCS ने लिए हैं, पिछले 5 से 6 साल के बार बार लगाने हैं। और जैसे आपका 60 to 70% सिलेबस खत्म होता है ना, फिर आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, मैथ्स के चैप्टर वाइज दे सकते हैं, सेक्शनल मॉक दे सकते हैं धीरे धीरे, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और साइड बाय साइड कोर्स भी आगे बढ़ता रहे। और एक सेपरेट नोटबुक तो मेंटेन करनी है मॉक क्वेश्चन के लिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। और जो आपके मैथ्स के नोट्स है ना, उनको डेली रिवाइज करें। रिवीजन से मतलब होता है, देखो इस तरह आपने परसेंटेज के नोट्स को देख लिया, आंखों से फेर लिया, तो वो क्या होगा, परसेंटेज के आपने नोट्स देखे और क्वेश्चन लगा लिया आपने अलजेब्रा के, तो उससे क्या होगा, एक दिन में 2 चैप्टर आपके गो थ्रू हो जाएंगे कि यहाँ से एक अरिथमेटिक का भी हो गया, परसेंटेज के ऊपर से देख लिया आपने नोट्स को अपने, और साइड बाय साइड आपने अलजेब्रा के क्वेश्चन लगा लिए जो भी आपकी शीट के थे या फिर PYQ थे टीजी वो लगा लिए। उससे आपका डबल काम होगा कि कभी भी पढ़ना है तो अरिथमेटिक और एडवांस को एक साथ लेके चलना है पैरेलली, क्योंकि दोनों को आप अलग अलग लेंगे ना तो आप 1 महीने बाद तो भूल ही जाएंगे कि कुछ एडवांस मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स थे। तो इस तरह आपको चलना है कि अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स को साथ साथ लेके चलना है। और जैसे कि आपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने जैसे परसेंटेज पढ़ा दिया टीचर ने आपको, फिर आपको उसने प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये 2 टॉपिक बिल्कुल छोड़ देने हैं। आपकी हैबिट में होना चाहिए कि आप डेली 30 क्वेश्चन परसेंटेज के, 30 प्रॉफिट एंड लॉस के लगा रहे हैं, ताकि आप इनके टच में रहें इन टॉपिक्स के, ताकि धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस बढ़े तो आपका ये ना हो कि पीछे का पूरा आप भूल रहे हैं या छूट रहा है आपका। या आपको टच में रहना है कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इसके आपको टच में रहना है कि आप लगभग हर 10 से 12 दिन के अंदर इनसे गो थ्रू हो रहे हैं। तो उसी तरह आपका माइंड है ना अच्छी तरीके से काम करेगा। और फिर डेली मॉक तो देखो देना ही है, जब आप जैसे आपका 60-70% हो जाएगा तब आप फुल लेंथ मॉक दोगे। तो फुल लेंथ मॉक का ये फायदा होता है ना, जब आप मैथ्स के क्वेश्चन देखोगे मिक्स्ड मॉक, कि आपका माइंड स्विच करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए आपके माइंड में, कि अगर पहला क्वेश्चन परसेंटेज का है तो अगला ट्रिग्नोमेट्री का भी हो सकता है, ज्योमेट्री का भी हो सकता है। तो आपके माइंड को स्विच करना आना चाहिए। और मॉक से आप और क्या चीज़ें सीखोगे, मॉक से आप सीखोगे स्किपिंग। तो स्किपिंग भी एक आर्ट होती है कि क्वेश्चन को छोड़ना भी आना चाहिए। मैथ्स में क्या होता है, बहुत से बच्चे ईगो पे ले लेते हैं कि ये सवाल मेरे से ऐसे कैसे नहीं हुआ, मैं तो करके रहूंगा। तो स्किपिंग भी आनी चाहिए। तो ये कैसे आएगी, जब आप मॉक दोगे, डेली टेस्ट लगाओगे, तो उसी से आप सीखोगे कि कौन सा सवाल आपको फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट लेना चाहिए, कौन सा सवाल आपको बाद में लेना चाहिए गो थ्रू करने के बाद। क्योंकि एग्जाम में 30 में से अगर 30 सवाल आ रहे हैं मेंस में, तो उसमें से शायद 23, 24 या 25 सवाल हर कोई कर सकता है, बहुत नॉर्मल होंगे। पर जो 5 सवाल होते हैं उसमें थोड़ा दिमाग लगता है कि वो आपका टाइम खराब करने के लिए होते हैं। तो वो आपको स्किप करना आना चाहिए कि इसको मैं बाद में करूंगा, क्योंकि वो आपका टाइम खराब कर सकते हैं। और इनके चक्कर में, इन जो 5-6 सवाल के चक्कर में आप अपने जो आपके 24 और 25 सवाल है ना, उनमें से आप 2-3 सवाल भी अगर आपने गलत कर दिए तो सीधा आपके 2 चौक 8 नंबर जाते हैं 2 सवाल गलत करने पे। क्योंकि मेंस में क्या है कि सवाल कम है और वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि एक्यूरेसी एकदम 90-95% तो होनी ही चाहिए एक्यूरेसी, तभी आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर पाएंगे। और बाकी ये आपको कैसे स्टडी करना है, देखो अपने रिवाइज और नोट्स रेगुलरली। इनिशियली जब आप करोगे
तो आप जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म होगा तो उसके डेली 100 क्वेश्चन लगाएं किसी भी टॉपिक के। जब आपको महीना 1.5-2 महीना हो जाएगा, उसके बाद आपको 50 क्वेश्चन अरिथमेटिक के, 50 क्वेश्चन एडवांस के लगाने हैं, ताकि आप दोनों के टच में रहेंगे और डेली डेली लगाना है। ये एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगी। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वेट, क्योंकि अब की बार क्या है, मेंस में हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, क्योंकि मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीके। आप किसी सब्जेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपका जीके अच्छा है, मैथ्स वीक है, तो मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे। आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स में कम टाइम दे और एक जीके में ज़्यादा टाइम दे। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और कभी भी जैसे आप मॉक भी देते हैं, जो मेरे को भी किसी ने बताया था कि कभी भी एक टारगेट लेके नहीं जाना कि आज तो मैं मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करूंगा। जब आप 90 आउट ऑफ 90 सोचेंगे ना, तब आपके 75 आएंगे। आप बस चिल माइंड से जाएं कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट। आप अपना बेस्ट देंगे, फिर चाहे स्कोर कितना भी है, पेपर कैसा है, उससे एक पॉजिटिव माइंड सेट रहता है। तो आप उससे आप एक आराम से चिल माइंड होकर इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो यही मेरी तरफ से रहेगा, कुछ नया नहीं है, आपको बेसिक पे ही काम करना है। तो धीरे धीरे आपकी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो जाएगी। बाकी आप जस्ट कीप प्रिपेयरिंग और कीप स्टडिंग। ओके, बाय गाइस।